इससे पहले जो मामला था माशाल्लाह वो उस्मान वाला मामला था, हाँ, जिसके बारे में बहुत बात हो चुकी है, आपको पता है ना पूरा। तो हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। हाँ। हम इस बारे में जरूर एक्चुअली हम कर लेते अगर वो वक्त होता। अब और चीजें इतनी आ गई हैं जैसे कि ये वाली शादी, और मुझे वैसे ये समझ नहीं आई कि लोग मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। I don't know, और तो We'll talk about that later as well, लेकिन सबसे पहले तो आपको पता है कि अजीब अजीब अलकाबात से भी नवाजा जा रहा है बेचारे नए शादीशुदा कपल को भी, और पर्टिकुलरली दुल्हन को भी। अच्छा जी, अच्छा जी, कोरोना की ऑफ कोर्स सबसे पहले हम बात करेंगे क्योंकि और कोई बात हो ही नहीं सकती। तो आपको बताएं कि कोरोना केसेस और अमवात में रिकॉर्ड इजाफे के बावजूद वफाकी और पंजाब हुकूमत लॉकडाउन में मजीद नरमी की तरफ जाती नजर आ रही है। तो मजीद नरमी का मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि अभी तो बिल्कुल ही सब कुछ सॉफ्ट ही हुआ है। डॉक्टर्स तो ऑब्वियसली किसी तो इस पॉलिसी के साथ नहीं। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में लॉकडाउन में मजीद सख्ती या नरमी से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत लॉकडाउन में मजीद नरमी की हामी दिखाई दे रही है। के अंदर 3039 नए कोरोना वायरस के पेशेंट्स कंफर्म हुए हैं। किसी 24 घंटे में ये सबसे ज़्यादा तादाद हमें मिली है। हमने 15,000 टेस्ट किए। अगर हम इसमें पॉजिटिविटी का तनासब देखें तो ये तकरीबन 20% बनता है। ऑब्वियसली ये काफ़ी हाई है, जिसे हम लोकल ट्रांसमिशन कहते हैं। उस हवाले से बीमारी जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। पंजाब ने भी लॉकडाउन में मजीद नरमी का फैसला कर लिया है। मुख्तलिफ इदारों को खोलने के लिए वफाक को सिफारिशात पेश की जाएंगी। पार्क्स, रेस्टोरेंट्स, तजारती इदारों के नए औकातकार और 2 दिन तातील का फैसला NOC से मशरूत कर दिया गया है। We prepared ourselves for this. This is a virus which all over the world now it is proving it is going to be there. और लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने काम शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू कर दिए। वजह यह है कि आप कुछ अरसे के लिए तो लॉकडाउन कर सकते हैं, परमानेंटली तो नहीं कर सकते। अब वो काम शुरू करने का मकसद ये है कि अगर हम SOPs फॉलो कर लें तो मैं आपको बता रही हूँ बहुत हद तक हम काम बचा सकते हैं। सिंध और बलूचिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात बहरहाल अभी तक बरकरार हैं। ख़ास तौर पर सिंध तो 14 रोज़ के सख्त लॉकडाउन के हक में है। अगर 14 रोज का इफेक्टिव लॉकडाउन हो जाए, उसके अंदर कोई नरमी ना हो पूरे पाकिस्तान के अंदर, मैं किसी सूबे की बात नहीं करूंगा, किसी शहर की बात नहीं करूंगा, तो मैं समझता हूं बहुत हद तक हम इन चीजों को काबू पाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे अभी तक फीलर फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से आ रहा है वो ये है कि वो तो अब एयरपोर्ट भी खोलने की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे उनकी नीयत नजर नहीं आती कि शायद वो लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। एक दिन में रिकॉर्ड हलाकतें सामने आ रही हैं। हफ्ते और इतवार के दरमियान 24 घंटों में कोरोना से 88 अफराद इंतकाल कर गए हैं। इसके अलावा चंद रोज के दौरान कई डॉक्टर्स जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। इसमें बिल्कुल ही यंग मेडिकल स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। सिर्फ गुज़श्ता रोज 2 डॉक्टर्स की शहादत हुई है, जिसके बाद कोरोना से जाबाग डॉक्टर्स की तादाद 19 हो गई है। सो सूरत हाल बहुत खराब है। बिल्कुल, अगर आपको लेटेस्ट फिगर्स दें तो पिछले 24 घंटों में 24 आवर्स में 60 अफराद जो हैं वो जहां बहक हुए हैं कोरोना की वजह से। 60 पीपल हैव पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कोरोना। अच्छा, इससे पहले जब हम बात करते थे ना अपने इर्द गिर्द, जब किसी को बता दें या किसी को ये कह दें कि जनाब मास्क वगैरह पहने, तो कहते थे अच्छा हमारे तो किसी जानने वाले में कोरोना नहीं है, आपके किसी जानने वाले में है, तो हम उन्हें बताते थे कि हाँ हमारे जानने वालों में कोरोना है, तो वो जरा हैरान होकर देखते थे। अब आप जिससे भी बात कर लें, किसी ना किसी का जानने वाला, रिश्तेदार, बहन भाई, चाचा, मामा, ताया अफेक्टेड है। वो दायरा जो है ना, वो सर्कल जो है वो जरा टाइट होता जा रहा है। तो यू हैव टू बी इवन मोर केयरफुल, और जितना लॉकडाउन सॉफ्ट होगा उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आती है। अभी हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। मुशीर वजीर आला सिंध मुर्तज़ा वहाब। मुर्तज़ा, ये बताइएगा कि कोरोना के केसेस जिस तेज़ी से फैल रहे हैं, अमवात की तादाद रोज़ाना जितनी बढ़ चुकी है, ये सब के लिए बहुत ही परेशान कुन बात है। क्या सिंध हुकूमत को लॉकडाउन में नरमी का इससे बराह रास्त ताल्लुक नजर आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त इररेलेवेंट है। आप किसी आम आदमी से भी पूछेंगे, किसी से भी इस मामले पर बात करेंगे तो वो आपको यही कहेगा कि जो पिछले 10-12 रोज में लॉकडाउन को ख़त्म किया गया, लॉकडाउन में नरमी की गई, ये उसके समरात हैं कि आपके पास ना सिर्फ कोरोना वायरस के केसेस में पाकिस्तान भर में इजाफा हो रहा है, बल्कि जो अनफॉर्चुनेटली अमवात हैं उसके अंदर भी बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और जहां मैं समझता हूँ हुकूमत के
लॉकडाउन के नरमी के फैसले को मैं इसको एक तरफ एट्रीब्यूट करूंगा, पर उसके साथ साथ जो शहरियों की पार्टिसिपेशन थी, जो शहरियों की सपोर्ट चाहिए थी, मैं समझता हूँ उसका भी फुकदान है। शहरियों ने SOPs को वायलेट किया है। जिस बड़े नंबर्स के साथ गैर जरूरी एतबार से शहरी अपने घरों से बाहर निकले, ये वो लापरवाही भी शो करते हैं, जिसकी वजह से नंबर्स में बड़ा एक्सपोनेंशियल इजाफा हुआ है। अच्छा, मुझसे ये फरमाइएगा कि हुकूमतें एक हद तक की ज़ाहिर शहरियों को कंट्रोल कर सकती हैं। हम शहरियों की लापरवाही खुद भी विटनेस करते रहे हैं, जिसका आप तस्करा भी कर रहे हैं। इसका तजर्बा तो खुद आपको लॉकडाउन में हो गया है कि आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहा है कि आवाम कोरोना को इतना संजीदा नहीं ले रहे हैं, तो जितना संजीदा ये मामला है इसको लेना चाहिए। उसकी संजीदगी में इजाफा करने के लिए क्या किया जा सकता है, किस तरह समझाएं? हम यहाँ अपने तय कोशिश कर रहे हैं, कौन आवाम को समझा सकता है कि इससे लोगों की जान जा रही है? देखिए, हम सब की मैं समझता हूँ बहैसियत शहरी, बहैसियत लीडर, ये जिम्मेदारी है कि हम आवाम को समझाएं। और मैं समझता हूँ चाहे सियासी जमात हो, चाहे हुकूमतें हो, चाहे मीडिया हो, जितने लोग भी सोशली लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको लोगों को ये तरगीब देनी चाहिए कि एहतियात वो वाहिद तरीका है जिससे आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। हमें लोगों को ये बताना होगा, लोगों को समझाना होगा कि कोरोना वायरस एक रियलिटी है, एक बड़ी खतरनाक रियलिटी है जो कि हमारे मुआशरे में दाखिल हो चुकी है, हमारे शहर में, हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में, हमारे घरों में दाखिल हो गई है। और उसको बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए हमें एहतियात के दामन को थामना होगा। इसके लिए मैं समझता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए, और हर सियासी लीडर को, मीडिया पर्सनालिटी को, लोगों को यही मैसेज देना चाहिए कि एहतियात वो वाहिद तरीका है जिसकी वजह से आप इस वायरस से बच सकते हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी इन मुश्किल हालात में, जब केसेस का इतना बड़े पैमाने पर इजाफा हो रहा है, हमारे कुछ सियासी लीडरान हैं जो कि SOPs को खुद वायलेट कर रहे हैं। हमें सोशल मीडिया पर वो तस्वीर नजर आती है कि ना सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, ना मास्क को पहन रहे हैं लोग, करीब करीब होके बैठ रहे हैं ताकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सके। मेरी एक बार फिर गुजारिश है तमाम लोगों से कि ये मामला बहुत ही सीरियस है। हमें खुद अपने अमाल से, अपनी प्रैक्टिस से लोगों को ये मैसेज देना होगा कि जो सियासी लीडरान हैं, जो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो खुद कितना सीरियसली इन सोशल डिस्टेंसिंग की तदाबीर को अपना रहे हैं, इस मास्क को पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। We totally agree with you because one has to lead by example। और जब हम वाकई सियासी लीडरों को ही देख लेते हैं कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठे होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, तो ऑब्वियसली एक फेथ जो है आपका शेक हो जाता है। अब कौमी राब्ता कमेटी का इजलास जो होना है जिसमें लॉकडाउन से मुतालिक अहम तरीन फैसले होंगे, तो आपसे ये पूछते हैं कि सिंध हुकूमत की वाज़ेह सिफारिशात क्या है, वज़ीर आज़म के सामने क्या मौक़िफ़ रखेंगे? देखिए, सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ कुछ भी हो, अदालती फैसला भी ये कहता है कि हमें वफाक की कही हुई डायरेक्शंस को फॉलो करना है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डे 1 से बड़ा क्लियर था कि अगर इफेक्टिव लॉकडाउन 14 रोज के 2 बार पाकिस्तान भर में एक साथ हो चुके होते तो शायद आज हम इस सिचुएशन को इस तरीके से फेस नहीं कर रहे होते। आज सिचुएशन हमारी बहुत बेहतर होती, बट अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी बात नहीं सुनी। उनका फोकस ये था कि नहीं, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। उनका फोकस सेहत या लोगों की जिंदगी नहीं था, उनका फोकस मुआशी एस्पेक्ट से इकोनॉमी था। तो मैं समझता हूँ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वफाकी हुकूमत के सामने, तमाम सूबों के सामने जो प्योर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है वो सिंध गवर्नमेंट की है नहीं कि हम अपनी बात को बावर करा सकें। हम एक बार फिर फेडरल गवर्नमेंट के सामने तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स रखेंगे कि किस तरीके से पिछले 2 हफ्ते के अंदर कोरोना वायरस के पेशेंट्स में बेपनाह इजाफा हुआ है, किस तरीके से अमवात में इजाफा हुआ है, और किस तरीके से हमारा हेल्थ केयर का निज़ाम इस वक्त अंडर प्रेशर है। हमारे डॉक्टर्स जो है वो अंडर प्रेशर है, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इस वक्त अंडर प्रेशर हैं। हम अपनी गुजारिशात फेडरल गवर्नमेंट के सामने पेश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट कुछ होश के नाखून ले और वो फैसला करे जिसके अंदर हम सही मानों में कोरोना वायरस की वबा पर काबू पा सकें, लोगों को कन्विंस कर सकें कि घर पे बैठना, गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलना
हम सबके बेहतरीन मफाद में है। शुक्रिया आपका मुर्तज़ा। ज़ाहिर है हम तनकीद पे तो नहीं जाएंगे कि क्या फैसले हुए क्या नहीं हुए, अब जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं थी इनिशियली जब हमने देखा है जब ये वायरस आया। हम जितनी भी बातें कर लें और हम ये भी कह दें कि एक तो ऑब्वियसली बड़ा क्लियर कट पॉलिसी आप दें और उसके बाद खुद भी कुछ एग्जाम्पल करें, लेकिन अवाम नीड्स टू नो देमसेल्व्स। ये लॉकडाउन जो है ये हमेशा के लिए वैसे भी नहीं रह सकता था, लेकिन अभी जो सॉफ्ट होके हमने हालत देख ली है कि ये समझ लेना कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है, दिस इज़ सो रॉन्ग। तो लिहाजा देखिए, हर किसी को हाथ पकड़ के तो घर भेजा नहीं जा सकता। पीपल नीड टू रियलाइज इट देमसेल्व्स। और भी एक मैं ये कहता हूँ कि वैसे अब तो मैं कहता हूँ कि ढिटाई ही हो सकती है कि आप मास्क ना पहने या एहतियात ना करें आउट ऑफ रिस्पेक्ट। आप दूसरा इंसान अगर आपकी प्रेजेंस से अनकंफर्टेबल है तो आप कुछ तो आप ख्याल करें कि आप मास्क पहन लें भाई। और अस्पताल अब शट डाउन हो रहे हैं भाई, वो कहते हैं कि हम और लोग नहीं ले सकते। तो ये रियलिटीज हैं जिनको प्लीज एक्नॉलेज किया जाए। अच्छा जी, तर्जुमान हुकूमत पंजाब, जरा पंजाब की सूरत हाल मालूम करते हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहब। मुसर्रत साहबा, आदाद शुमार बता रहे हैं कि लॉकडाउन में नरमी के बाद से कोरोना के केसेस और अमवात, अलार्मिंग ये है कि जो डेथ था जिसपे हमें था इत्मीनान के डेथ रेट इतना नहीं है हमारा, वो बहुत बढ़ गया है। पंजाब हुकूमत ये सूरत हाल करीब से मॉनिटर कर रही होगी, आई एम श्योर। आपके ख्याल में केसेस बढ़ने की बुनियादी वजह क्या रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात ठीक है, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि लॉकडाउन से पाबंदी हटी तो ये केसेस बढ़े। उसकी वजह ये है कि एक तो तमाम हुकूमतों ने नंबर ऑफ़ टेस्ट बढ़ाए। अगर हम आज की डेट में बात करें तो कोई तकरीबन 2.5 लाख के लगभग पंजाब टेस्ट कर चुका है। और अगर हम आज के डेट में देखें तो 6000 के करीब एक दिन में टेस्ट हुए हैं और ये टेस्ट कैपेसिटी हम 10,000 के करीब ले गए हैं। लेकिन उसमें जितने भी हमारे पास सैंपल्स आते हैं उस हिसाब से हम टेस्टिंग करते हैं। जहाँ तक रहेगी बात, देखें पूरी दुनिया इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गई है कि ये कोई मौसमी बीमारी नहीं है या एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए नहीं आई। और लॉकडाउन के ऑप्शन तब होली सोली कोई भी हुकूमतें अवेल कर सकती हैं जब उनको ये पता हो कि एक सर्टन टाइम के बाद ये बीमारी ख़त्म हो जानी है। जबकि WHO ने ये कह दिया है कि इसमें 1.5 से 2 साल लग सकते हैं और उसमें भी अभी देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। और जब हमें इसकी टाइमलाइन नहीं पता, जब हमें नहीं पता कि ये कब जाएगी, तो इस और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, लॉकडाउन इसकी ट्रीटमेंट नहीं है। ये बड़ी मिसकॉन्सेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, अभी अगर इतनी क्लैरिटी नहीं है मुसर्रत साहिबा, तो बाज़ार, शॉपिंग मॉल्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनें और एयरप्लेन से इनकी आमद और रफ्त वगैरह खोलने के बाद पंजाब हुकूमत का ये प्लान भी है और आप हमें क्लियर भी कर सकती हैं, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स भी खोल देने। तो इससे पहले जो कुछ खुला गया है, क्या उसमें SOPs पर इस हद तक अमल हुआ है? आप लोगों ने देखा हो कि लोगों को हौसला मिला है कि जी लॉकडाउन में मज़ीद नरमी कर दी जाए। क्या चीज़ आपको इतनी प्रोग्रेसिव नज़र आई कि आपने सोचा बाकी चीज़ें भी खोल दो? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर करूं कि अभी तक पंजाब हुकूमत ने इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया कि हम शादी हॉल्स या हम इस तरह की चीज़ें खोल रहे हैं। लेकिन ये रेकमेंडेशंस हमने ज़रूर दी हैं। सिफारिशात पे अभी बात हो रही है। रेकमेंडेशंस इनकी जो शादी हॉल्स के जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से भी आई हैं और उसमें जो लेकिन हतमी फ़ैसला NCOC की मीटिंग में होगा। और जो देखें, हमारा जो प्रायोरिटी नंबर 1 है कि लोगों की ज़िंदगी को बचाना और फिर लोगों को एक बहुत बड़ा, बहरहाल ये भी एक रियलिटी है कि बहुत ज़्यादा तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों का रोज़गार इस कारोबार से वाबस्ता है। तो अगर कुछ इस तरह की बीच का कोई रास्ता निकला है जिसमें SOPs को सख्ती के साथ अमल पैरा उन पे होके अगर कोई ऐसी कंडीशन निकाली जा सकती है तो वो काबिल गौर है। और उस पर पंजाब हुकूमत का ये क्रेडिट भी है कि वो हर उस ऑप्शन पे जा रही है जिसमें बैलेंस रख के एहतियाती तदाबीर को भी फॉलो कराया जाए और लोगों को रोज़गार के मौके भी दिए जाएँ, क्योंकि बहुत एक अच्छा खासा तबका इससे वाबस्ता है। हम लोगों को भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। मुसर्रत साहब, आई वंडर कि आप SOPs पे बात कर रहे हैं, शादी हॉल्स वगैरह, ये तो मुझे देख सुन के खौफ आ रहा है। लेकिन तिब्बी माहिरीन आज भी समझते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी कोई हल नहीं है और दुनिया में ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने कोशिश की, उनको बड़ा नुकसान हुआ है। लॉकडाउन करके ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। अभी तक जो मेडिकल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनकी तो यही राय है। न्यूजीलैंड और चीन की मिसालें हमारे सामने हैं। अब कौमी राबता कमेटी में पंजाब हुकूमत की वाज़ेह सिफारिशात क्या होंगी? लॉकडाउन में मज़ीद नरमी या कुछ सख्ती या SOPs पर एटलीस्ट अमल दरामद सख्ती से कराने की सिफारिश होगी?
हम इंशाल्लाह कंप्लीट या पार्शियल लॉकडाउन कंप्लीट उन जगहों पे जहाँ पे अगर खुदा न खासा बहुत केसेस बढ़ जाते हैं तो सिर्फ उन एरियाज को हम करेंगे, उन शहरों को करेंगे जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस ऐसे हैं कि जो और इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद सिर्फ होता है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स को कंट्रोल करना, ताकि यकदम से एक वक्त में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स का बर्डन ना पड़ जाए। इससे ज़्यादा लॉकडाउन की और कोई वो नहीं है। और मैंने देखा है अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों ने अपनी मूवमेंट भी कम से कम रखी, उन फैमिलीज़ में भी केसेस रिपोर्ट हुए, तो इसमें हम विद SOPs अपने रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। लेकिन कि ये समझना कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकॉन्सेप्शन ये भी है कि जी कोरोना है नहीं, कोरोना रियलिटी है, कोरोना जानलेवा भी है जिसमें सबके लिए नहीं है, लेकिन ये सिवेरिटी किस में कितनी होगी ये तो कोरोना ही और इन्फेक्शन ही डिसाइड कर सकते हैं। मैं और आप नहीं डिसाइड कर सकते, बिकॉज ये हर एज ग्रुप को हिट कर रहा है। और इसमें हम जितनी एहतियाती तदाबीर, अपने हाथों को धोएं, अपने आप को गैर ज़रूरी पब्लिक गैदरिंग में जाने से रोकें, काम के सिलसिला में निकलें तो मास्क पहने, हाथों को जहां पानी वॉशिंग की फैसिलिटीज़ नहीं है। ये बात आपने ठीक है कि हर एज ग्रुप को हिट कर रहा है और हर एज ग्रुप की जान भी जा रही है। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एल्डरली लोग या जो बुजुर्ग या बड़ी उम्र के लोग हैं सिर्फ वही इससे जाबाहक हो रहे हैं या वही इससे मुतासर हो रहे हैं। ज़्यादा नौजवान बच्चे बच्चियां, उस्मान जो MBBS 4th ईयर फाइनल ईयर का लाहौर से स्टूडेंट था, उसकी मिसाल हमारे सामने है। इतने ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, लेकिन बॉटम लाइन यही है, लोगों हमको खुद जो है ये एहतियात करना है। मतलब ये लॉकडाउन नर्म हो, सख्त हो, व्हाटएवर हैपेंस दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। अगर हम ही ना समझ सके तो क्या फायदा। अब एक बात जो कल से टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, इनफैक्ट सोशल मीडिया पर तो मुझे लग रहा है इसके अलावा कोई बात हो ही नहीं रही है। अदाकार बहरोज सब्जवारी के साहबजादे शहरोज सब्जवारी और मारूफ मॉडल अदाकारा सदफ कंवल की शादी हो गई है। रिश्ता अज़दवाज में ये मुंसलिक हो गए हैं। टू बी प्रिसाइज निकाह हो गया है इनका। रुखसती इनकी दिसंबर में होनी है अभी। अच्छा, अभी रुखसती होनी है क्योंकि आजकल आपको पता है ना, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना सिचुएशन, तो निकाह इज द होल सेरेमनी। बिकॉज एक दो और भी अदाकार है, हिना अल्ताफ की भी रिसेंटली हो गई है निकाह। एक और भी अदाकारा की हुई है नहीं शादी, लग रहा है, मैं भूल रही हूँ, पता नहीं याद नहीं आ रहा। फरियाल महमूद की, फरियाल और दानियाल राहील की, उनकी भी एग्जैक्टली वही मैं सोच रही थी। तो लिहाजा ये बड़ा ईद के बाद ये जो हफ्ता गुजरा है, काफ़ी लोगों का निकाह हुआ है। अच्छा जी, ये शादी जो थी जिसकी इस वक्त आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रही थी। निकाह की सादा सी एक तकरीब हुई है शहरोज सब्जवारी की कराची में रहायशगाह पर। उनके वालिदैन भी थे, एज यू कैन सी इन योर पिक्चर्स एज वेल। और दोनों ख़ानदान थे। बेसिकली इट वॉज अ वेरी स्मॉल, जिसको कहते हैं ना, वेडिंग। और कुछ दोस्तों की भी वैसे तस्वीरें बीच में आई हैं, तो लिहाजा कुछ कुछ गाड़ी में बैठे हुए दोस्त, स्मॉल गैदरिंग टाइप तो डेफिनेटली हुई है। और सुर्ख रंग का इन्होंने जोड़ा पहना हुआ था और शहरोज जो है वो वाइट शलवार कमीज में थे एंड दे लुक नाइस टुगेदर आई गेस, ऑल्दो लोग बड़ा तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं सोशल मीडिया पे। पता है रिसेंटली गॉट डिवोर्स्ड और फिर कहा यही जा रहा था कि इट वाज बिकॉज ऑफ सदफ। देखें चाहे जो भी हो जाए, नाउ दे आर टुगेदर सो दैट इज ऑलराइट। और सायरा शरोज ये जो इनकी एक्स वाइफ हैं और you know she's quite dignified, she never really uttered सायरा यूसुफ precisely। अब और सायरा की तरफ से कोई बयान नहीं आया और इससे पहले भी बस यही अनाउंसमेंट की गई थी कि नाउ दे आर नॉट टुगेदर। और जहां तक मैंने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की थी वो यही पता लगा था, इन्वेस्टिगेशन की थी वो यही पता लगा था कि सायरा और शरोज के जो मामलात हैं या उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी कुछ अरसे से ऑलमोस्ट तक कोई 2 साल से ख़राब चल रही थी। और सदफ कंवल जो हैं, जब ये मामला उनकी तरफ से ऑलमोस्ट वाइंड अप हो गया था तो उसके बाद एंटर हुई थी शहरोज सब्जवारी की जिंदगी में। अच्छा जी, वैसे सदफ कंवल ने कोई टाइम नहीं लूज किया एंड शी क्विकली चेंज्ड हर सरनेम। आपको पता है ना, इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपना हैंडल जो है वो भी बदल दिया। सदफ सब्जवारी। बेस्ट ऑफ लक टू देम और एंड टू एवरीबॉडी एल्स हु आल्सो गॉट मैरिड इन द सेम पीरियड। अच्छा जी, एक और ये वैसे खुशी की बात होनी चाहिए जो अब हम आपको खबर बताने लगे हैं, लेकिन काश उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो होता है वो महंगाई भी कम हो जाती। पेट्रोलियम की कीमतों की बात हो रही है जी, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी के बाद आवाम ने महंगाई कम होने की आस और बढ़ गई है आवाम में। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट चले तो कम अज़ कम किरायों में तो फ़र्क नज़र आना चाहिए, है ना, दिस मेक्स सेंस। और आपको ये भी बताएं कि वज़ारत ख़जाना ने 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का एलामिया जो है वो जारी कर दिया है। और पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 7 रुपये 6 पैसे कमी के बाद 74 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। और चेयरमैन कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इरशाद बुखारी ने आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट
चलाने का ऐलान भी कर दिया। और सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की महदूद बहाली की तजवीज़ सामने आई है, यानी सिर्फ अंदरूनी शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल की जाएगी। बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी बरकरार रखी जाएगी। दीगर सूबों में शहरों के दरमियान ट्रांसपोर्ट पहले ही चल रही है। पंजाब ने पेट्रोल की कीमतों में वाज़े कमी के बाद किराए कम किए हैं। अब अगर सिंध में भी ट्रांसपोर्ट को खोला जाता है तो किराए कम कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हर बार पेट्रोल और सीएनजी महंगी होने का बहाना बनाने वाले ट्रांसपोर्टर्स को अब भी आवाम तक फ़ायदा मुंतकिल करने पर मजबूर नहीं किया गया तो यकीनन ये गरीब आवाम के साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि जब भी पेट्रोल या डीजल या सीएनजी की कीमतें बढ़ती हैं तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टर्स का यह मौक़िफ़ होता है कि वो किराया बढ़ा रहे हैं। अब जब इतनी कीमतें कम हो रही हैं तो जाहिर है सबसे पहले ट्रांसपोर्टर्स को खुद ही ये कदम उठा लेना चाहिए। तो यही पूछ लेते हैं कि ये होने वाला है कि नहीं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अली इमरान हमारे साथ है। अली, बताइएगा कि कुछ ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कोई किरायों में कमी, कुछ इस किस्म की बातें भी की जा रही हैं, क्योंकि ये काफ़ी सिग्निफिकेंट कमी हुई है पेट्रोल की कीमतों में। जी बिल्कुल, किरायों में कमी की आप बात कर रही हैं तो जो सिंध में इंटरसिटी चोरे छुपे जो बसेस चल रही हैं, एसी बसेस चल रही हैं, उनमें किया जा उसकी वजह यह है कि कोरोना के सबब पाबंदी है, तो लिहाजा पुलिस वालों या दीगर हुकाम के साथ मिलकर जो काम होता है तो बजाय कीमत कम होने के या किराए कम होने के बढ़े हुए ज़रूर दिखेंगे आपको। दीगर ये कि महंगाई का असर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जो मूवमेंट होती है मंडी से या फैक्ट्रियों से शहरों की तरफ, उस पर हैवली डिपेंडेंट होती है। तो ये 35 से 36% कमी हो गई है डीजल के प्राइस में अप्रैल 1 से अब तक, लेकिन उनके किराए कम नहीं हुए हैं और इस पे यकीनन कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। हालांकि किराए इसलिए भी कम होने चाहिए थे क्योंकि काम कम है, तो जब काम कम होता है तो उसको लेने के लिए प्रॉफिट कम। ये है कि हम ड्राइवर्स को पैसे दे रहे हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं, लिहाजा हम कम नहीं कर सकते। अजीब व गरीब की मसला है। फिर इंटरनेशनल प्राइस बहुत ज़्यादा कम हुए हैं, मुख्तलिफ कमोडिटीज़ के कम हुए हैं, दालों की कीमतों में 30% तक कमी हुई है। ईटेबल ऑयल की जो कीमत है वो 87 रुपये फी किलो कम होनी चाहिए थे, फी किलो कम होनी चाहिए थे फी लीटर। जो इंटरनेशनल प्राइसेस 723 डॉलर पर टन से पाम ऑयल के कम होकर $464 पर टन हुए हैं। इसका इम्पैक्ट फी किलो एडिबल ऑयल पे, खाने पीने में जो तेल इस्तेमाल होता है उस पर 87 रुपये कभी की सूरत में आना चाहिए था, लेकिन ना इस सिलसिले में कोई चेक एंड बैलेंस है। प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था 2 मई को कि चीफ सेक्रेटरीज अमल करवाएं कि ये तो बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है, क्योंकि इससे पहले लॉकडाउन से पहले हमें याद है अली इमरान, हमने इस पर बात भी की थी चंद महीनों में किस तरह से जो कुकिंग ऑयल है इसकी कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया गया था। एक जो बड़ा कनस्तर है अगर वो 1300 रुपए का आता था वो 2200 पे पहुंच गया था कहीं जाके, तो इस पर भी ज़ाहिर नज़रसानी होनी चाहिए। दूसरा, अवाम क्या कहते हैं, उन्हें कुछ फ़ायदा महसूस हो रहा है ये पेट्रोल की कीमतों में कमी का, या नहीं, उन तक नहीं पहुंचा है फ़ायदा? जी, लॉकडाउन की सूरत हाल का एक कदरे नाजायज़ फ़ायदा, गो के बड़ा सख्त लफ्ज़ होगा लेकिन इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ये जो रिटेलर्स हैं, दुकानदार हैं, खाने पीने की अशिया के हों या शॉपिंग सेंटर्स में जो क्लॉथिंग आइटम्स के हों, उन्होंने अपने एक ख़ास रेट मोर देन द नॉर्मल जो है वो फ़िक्स किए हुए हैं और अगर आपको ख़रीदना है तो आप ख़रीदें। लॉकडाउन की सूरत हाल में तो बजाय ये कि जो इंटरनेशनली शिपिंग के प्राइस या मुख्तलिफ कमोडिटीज़ के प्राइस, खुश दूध की आप एग्जाम्पल ले लें, $3400 पर टन से कम हो के $2200 हुआ, लेकिन कोई इम्पैक्ट आपको ऑन द ग्राउंड नज़र नहीं आ रहा। तो होल सेलर्स, रिटेलर्स और किसी हद तक इम्पोर्टर्स, को इम्पोर्टर्स कहते हैं कि हम उसी कीमत में देते हैं, कम कीमत में, लेकिन ये सब मिलके विद द गवर्नमेंट मशीनरीज की इनएक्टिविटी के वो आंख बंद किए हुए ऐसे बैठे हुए हैं जैसे भारत में दुश्मन मुल्क में ये कीमतें बढ़ा के उन्होंने रखी हुई हैं बिजनेसमैन जो इसमें हैं इन्वॉल्व या रिटेलर, तो वो खामोश हैं। प्राइम मिनिस्टर कहता है उसकी कोई बात पे अमल नहीं किया जाता, ट्रिकल डाउन कोई नहीं देखा जाता कि कोई इजलास इसके ऊपर भी हो जाए, बड़े बड़े जो इम्पोर्टर्स हैं उन्हें पकड़ा जाए, जो अहम कमोडिटीज़ है 10-15 कम अज़ कम उसके ऊपर बिल्कुल अली इमरान, बिल्कुल वी टोटली एग्री विद यू और डेफिनेटली इस पे अब बात हो जानी चाहिए। मतलब इतनी प्राइसेस गिर रही हैं तो बाकी आवाम को भी तो फायदा हो जाए। और ये जो पाम ऑयल और एडिबल ऑयल वाला मामला है ना, इस पे ज़रूर नज़रसानी होनी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है बुनियादी ज़रूरत है, हमारी यहाँ हांडी सालन इसके बगैर बन ही नहीं सकता है, तो उसकी कीमतों में जिस तेज़ी से इजाफा हुआ था उसमें कमी भी आनी चाहिए। खामोशी से आवाम ये बर्दाश्त कर लेते हैं जी, प्राइसेस अगर पेट्रोल के ऊपर जा रही है तो बाकी सारी चीज़ों की जा रही है, करते हैं ना, तो अब गिव देम अ गिफ्ट, दिस विल बी अ गिफ्ट टू देम। I was just reading up on social media, हमारे मारूफ
मारूफ सिंगर और सियासी रहनुमा अबरारुल हक, उनको भी कोरोना पॉजिटिव आया एंड ही इज़ इन आइसोलेशन टू। तो लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड विशेस फॉर यू अबरार। या एवरी अदर डे यू फाइंड आउट कोई किसी ना किसी को हुआ होता है, और वैसे तो बड़ी दुनिया को हो रहा है, लेकिन कुछ रिनाउंड पर्सनालिटीज़ को भी जब होता है तो ज़रा बात उभर के सामने आ जाती है। कोरोना के बायस लॉकडाउन में खिलाड़ियों, फनकारों और दीगर मशहूर शख्सियात ने अपने अपने तौर पर मसरूफियात जो हैं वो ढूंढी हैं, और इन मसरूफियात को लोगों के साथ शेयर भी किया है ताकि वो भी इंस्पायर हो सकें। और आज बात करते हैं मारूफ गुलकार फ़ाखिर की, जो कुछ अरसे से गायब थे, लेकिन लॉकडाउन में उन्हें भी खूब फुर्सत मिली और फ़ाखिर ने घर में रहते हुए गाना तैयार किया है। भाई अच्छा, गायब थे, मुझे तो पता ही नहीं था गायब थे। लेकिन इस गाने की खास बात यह है कि ये गाना आइसोलेशन पर ही बनाया गया है। तो फ़ाखिर विल बी जॉइनिंग अस। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम फ़ाखिर, कैसे हैं आप? ये बताइएगा, एक तो गुज़श्ता ईद मुबारक, और कैसे गुजर रहे हैं आपके आइसोलेशन और ये क्वारंटीन के शब रोज़? अब जबकि हम स्मार्ट लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन, काइंड ऑफ कंप्लीट लॉकडाउन, सब लॉकडाउन्स देख चुके हैं और ग्रेजुएट कर चुके हैं, तो मैं एक कन्फेशन करना चाहूँगा। एज़ फार एज आई एम कंसर्न्ड, मेरे लिए ये टाइम प्रोडक्टिव रहा। अब पूछें कैसे? वो ऐसे कि जो बॉन्डिंग मैं अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ सालों में नहीं कर सका था, वो चुटकी बजाते 2-3 महीने में हो गई। And they got to understand me better, I got to know them better, and काफ़ी क्वालिटी टाइम गुजरा। अगरचे पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए एंड पाकिस्तानियों की अक्सरियत के लिए ये टाइम ना अच्छा था ना अच्छा है, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन भी है और ऊपर से पैंडमिक की वजह से जाने भी जा रही हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अब दोबारा ये लॉकडाउन्स नहीं हों, लेकिन अगर कोई लॉकडाउन करना पड़ता है किसी भी स्टेज के ऊपर, तो उस क्राइसिस में भी एक नई अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढ लेंगे कोई ना कोई। ज़बरदस्त बात है कि वो रिकनेक्ट होने का बड़ा अच्छा मौका भी मिल गया। और एक होता है रिकनेक्ट करना, और फिर एक ऑब्वियसली बड़ा अरसा ये तो रहा भी है कोरोना और फिर लॉकडाउन, ये हमारे लिए बिल्कुल एक नई सूरत हाल बन गई। फ़ाखिर, तो इससे हमने क्या सीखा? इस पैंडमिक ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है, अगर हम सीखने वाले बने तो। सबसे पहले तो इसने सिखाया कि डिसिप्लिन हुए बगैर इस वबा से आप लड़ नहीं सकते, तो डिसिप्लिन। दूसरा, इस वबा ने हमें सिखाया कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने बहन भाइयों का, दोस्तों का, जो भी लोग आपके साथ एसोसिएटेड हैं इन सम वे और द अदर, उनका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। उनका ख्याल रखेंगे तो आपका भी ख्याल रखेगा कोई। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमने सीखी है इस पैंडमिक में, कि कुदरती आफात यानी नेचुरल कैलेमिटीज़ के सामने, और नेचर यानी कुदरत से कोई लड़ नहीं सकता। इंसान कुदरत के सामने बेबस, लाचार और मजबूर है। इसलिए जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें, जितनी भी अल्लाह से दुआ मांग सकें, उतना कम है। अच्छा फ़ाखिर, अब लॉकडाउन ख़त्म होने की हद तक नरम हो चुका है, लोगों ने बेहतियाती की हद कर रखी है। हम यहाँ बात करते रहते हैं, समझाने की कोशिश भी करते रहते हैं, ख़ुद भी अपने घर वालों को भी बताते हैं, समझाते हैं। इस रवैये पर क्या कहेंगे आप? वन वे टू लुक एट थिंग्स इज़ कि शायद पाकिस्तानी इतने बहादुर हैं कि वो कोविड-19 को लिफ्ट ही नहीं करा रहे। लेकिन ऑन द सीरियस नोट, मुझे लगता है कि कभी कभी डंडा पीर बिगड़िया तिगड़िया था। नॉट ऑल द टाइम, बट कभी कभी। इंसान पूरी दुनिया में एक जैसे होते हैं, यूरोप हो, US हो, रशिया हो, पाकिस्तान हो। अगर रिट ऑफ स्टेट जब नहीं होगी, जब कानून का इतलाक़ नहीं होगा, इसको इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, तो कहीं भी इंसान हो वो बिगड़ जाते हैं। हम तो वैसे ही बहुत बिगड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि SOPs जो हैं इनको इम्प्लीमेंट करवाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उनको ढील नहीं देनी चाहिए, उनको सबको डिसिप्लिन करना चाहिए ताकि हम इससे मुकाबला कर सकें। फ़ाखिर, आपकी इस बात पे हंसी आई कि हम तो वैसे ही बहुत बिगड़े हुए हैं। अभी हम फ़ाखिर आपको देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पे, तो लगता है कि लॉकडाउन में फ़िटनेस पर आपने काफ़ी तवज्जो दी है, तो वो अपना फ़िटनेस रूटीन के हवाले से भी कुछ बता दें। अरे आर यू किडिंग मी? मजाक कर रहे हैं? अरे इस लॉकडाउन में बैठ के खा के इन 2 कामों के अलावा तो कुछ किया नहीं है, तो पाउंड्स लूज़ क्या करने हैं, पाउंड्स तो गेन हो गए हैं। उल्टा डबल चिन बनती जा रही है यार। एंड डबल चिन से याद आया, इस लॉकडाउन से इंस्पायर होकर मैंने और बच्चों ने हमने गाना क्रिएट किया और वो आपको सुनाते हैं। चलो कम सिमोन कम। इस गाने का नाम है मेरी डबल चिन। आए खा के बेबे के
खा खा के बह के पूरा पूरा दिन मंजियां तोड़ के सारी सारी रात फिल्म वेख के लोको वेखो हो गई मेरी डबल चिन हो गई डबल चिन मेरी डबल चिन हो गई डबल चिन मेरी डबल चिन मेरी डबल चिन. That is rather cute, by the way. How cute is that? Thank you, Fakir and Fakir's daughter for being with us. And I'm sure a lot of people can relate to it, Fakir, क्योंकि बहुत से लोगों का या तो पेट बाहर आता जा रहा है, लॉकडाउन में सब अंदर रहा लेकिन पेट बाहर आ गया और आपने डबल चिन का तस्करा कर दिया. ऐसी चीजों में आप क्यों मेरी तरफ देखना स्टार्ट हो जाते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि आपने बड़ा कुछ जैसे फिटनेस पे कुछ तवज्जो दी और मैंने नहीं दी. नहीं माँ, मैंने वैसे आपको पता है कि आपसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए मैंने आपकी तरफ देखा है. इसमें आपकी तरफ इशारा करना बिल्कुल मकसद नहीं था. डू यू बिलीव हिम? प्लीज मुझे बता दें कि अगर आप बिलीव कर रहे हैं अब्दुल्ला को कि नहीं. अच्छा जी, ये तो हमने आपकी एक मुलाकात करवाई है बिकॉज अगेन हमारी कोशिश पूरी यही होती है कि आपको इंस्पायर कर सके कि लोग वाकई ही घरों में थोड़ी देर के लिए लॉकडाउन हुए हैं और इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं. प्लीज़, ईद गुजर गई है और ईद के बाद एक मूड थोड़ा सा चेंज हो गया. ये ना समझे कि कोरोना जी हमारी हम आपसे चलें घरों में तो रहने का या बंद रहने का जो नहीं रह सकते उनको नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है रोज़गार भी कमाना है और हमारी अक्सरियत जो है वो इस घरों में लॉकडाउन रहना अफोर्ड नहीं कर सकती है. तो हम आपसे गुजारिश कर सकते हैं कि आप बस एहतियात इतनी करें कि मास्क पहन के बाहर जाएं और हाथ अगर आप देख रहे हैं कि इर्द गिर्द लगा रहे हैं, ग्लव्स भी अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो शायद ना पहने. अगर आप इर्द गिर्द हाथ लगा रहे हैं तो ये तो आदत बदलने वाली बात है कि उस हाथ को आपने आंखों को नहीं मलना, उस हाथ से नाक में नहीं डालना, मुंह को नहीं छूना, कानों में नहीं. एक डिस्टेंस तो रखा जा ही सकता है ना. मतलब वो तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है. एटलीस्ट लोगों से दूर रहें. जहां आपको लगे कि कोई जमघटा है तो आप उससे दूर हो जाएं. उसके बाद बहुत सी दुकानें, बहुत सी शॉप्स हैं, उन्होंने अपने SOPs के तहत ऑलरेडी सर्कल्स वगैरह बनाए हुए हैं. उसको रिस्पेक्ट करें. जस्ट वॉच द ग्राउंड. लोगों को जरा देखें कि क्या हो रहा है. और अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा लोग नजदीक होते जा रहे हैं, इट इज ऑलराइट अगर आप थोड़ी सी वार्निंग दें. अगर सिर्फ लोग मास्क पहनना शुरू कर देना तो इस बीमारी पर बड़ी हद तक काबू पाया जा सकता है. प्लीज लोगों का ख्याल करें. अच्छा जी, सोशल मीडिया पे कोई ना कोई बहस तो आपको पता है ना कि चल ही रही है. और माशाल्लाह अभी हम थोड़ी देर पहले ही मैं किसी से बात कर रहा था और मैंने कहा कि हम जो हैं इससे पहले कोरोना वायरस के एक्सपर्ट थे, उसके बाद हम एविएशन के एक्सपर्ट हो गए, उसके बाद हम इस बात के एक्सपर्ट हो गए चाहे हमारा एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक होना हो कि ये ड्रामा या कोई भी गैर मुल्की ड्रामा चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए. हालांकि इससे पहले भी कितने ड्रामे हैं गैर मुल्की ड्रामे और चलते ही रहे हैं. सबसे मशहूर ड्रामा तो मुझे याद है वो मेरा सुल्तान जो जियो कहानी पे आता था. और इसके अलावा फवाद चौधरी खुद भी काफी प्रमोट करते हैं. आप पता नहीं क्या हो गया. एनीवे विल टॉक अबाउट दैट, डोंट वरी. उसमें आपका ओपिनियन भी जरूर लेंगे. लेकिन पहले जरा अमेरिका की बात कर लें और आपको बताएं कि कोरोना पॉलिसी में मुकम्मल नाकामी के बाद सदर ट्रंप पर सियासी मफादात के लिए मुल्क में नस्ली फसादात कराने का इल्ज़ाम लग रहा है और सयाफाम शख्स के कत्ल के खिलाफ अमेरिका भर में मुजाहरे जारी हैं और राइट्स पूरे हुए हैं वहाँ तो. और कई रियासतों में कर्फ्यू के बावजूद सयाफाम शख्स के कत्ल के खिलाफ अमेरिका के ऑब्वियसली बहुत से राइट्स वगैरह हो रहे हैं. कई शहरों में एहतजाज रैलियां आज जारी है. मुजाहिरीन रुकावटें और जंगले गिराकर व्हाइट हाउस के करीब पहुंच गए. हिफाजती इक़दामात के तौर पर सदर ट्रंप को ज़ेरे ज़मीन बंकर पहुंचा दिया गया. इतने हालात ख़राब हुए. पुलिस पर हमले, हंगामे, जलाओ गिराओ के बाद 15 रियासतों में हज़ारों नेशनल गार्ड्स का गश्त जारी है. कुछ रियासतों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है. सैकड़ों मुजाहिरीन गिरफ्तार हो चुके हैं. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्ज फ्लोइड की मौत को सानहा करार देते हुए मुजाहिरीन को खबरदार किया है कि व्हाइट हाउस में दाखिल होने की कोशिश की तो खूंखार कुत्तों और जदीद हथियारों से लैस एहलकारों का सामना करना पड़ेगा. पता ना कि वो ठीक ठाक किस्म की मतलब कैटेगोरिकली धमकियां दे देते होते हैं और ये तासुर बढ़ रहा है. आपको ये भी बता दें कि ट्रंप ने सियासी फ़ायदे के लिए नस्ली फसादात का सहारा लिया है. अब तो टाइम विल टेल कि एक्चुअली ये ऐसा हुआ है कि नहीं. आदिल नजम ने हमें US से ज्वाइन किया, उनसे भी पता कर लेते हैं. आदिल नजम साहब, ये बताइएगा कि एक शख्स के कत्ल के बाद अमेरिका में जो एहतजाज और हंगामों का सिलसिला शुरू हुआ है, बजाय इसके कि सदर ट्रंप इसे कंट्रोल करें, वो तो लगता है कि इसे हवा दे रहे हैं, वो तो और बढ़ा रहे हैं अपने स्टेटमेंट्स के साथ. तो क्या सियासी तौर पर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो या इसका नुकसान होगा? क्या देखते हैं आप?
हमें ये एक साफ फ़र्क नज़र आता है और उसकी एक वजह ये है कि सदर ट्रंप की जो अपना जो बेस है, जिनके बूते पे वो आए हैं, और ये हम दुनिया भर में देखते हैं कि देखें जो बेस आपको इलेक्ट करके लाएगा आप उसकी तरफ एक हिमायत की नज़र रखेंगे, और वो जो उनका बेस है उनके अपनी जो बिलीफ सेट है वो ऐसी है कि जिसकी वजह से इस किस्म की नस्ल परस्ती की जो गुफ्तगू है वो राइज पे आती है। तो ये अगेन ये एक डिवाइडेड सोसाइटी की निशानी है, और अगेन मैं ये कहूँगा कि ये इस वक्त एक दुनिया भर का ट्रेंड है और बहुत तशवीशनाक ट्रेंड है कि दुनिया भर में हमें एक डिवीज़न की, तोड़ की सियासत नज़र आती है, और जहाँ भी डिवीज़न की सियासत होगी अगला अमल जो होगा वो तशद्दुद का ही होगा। आप डिवाइडेड सोसाइटी की बात कर रहे हैं आदिल साहब, सदर ट्रंप पर 2016 में भी ये इल्ज़ाम था कि वह वाइट सुप्रीमेसी को फ़रोग़ देते हैं, नस्ल परस्ती को गलत नहीं समझते, इसके बावजूद वो जीते, लोगों की तवक्कुआत के बरअक्स जीते। अब आने वाले इलेक्शन में इस तरह का धब्बा उन पर लगे भी तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा आपको लगता है, क्योंकि पिछले इलेक्शन के नताइज तो हम सबके सामने हैं। अमेरिका में जो इस वक्त हो रहा है वो एक बिखरी हुई एक डिवाइडेड सियासत की अलामत है, और इस वक्त हमें ये बिखरी हुई डिवाइडेड सियासत जो है दुनिया भर में नज़र आती है, और सदर ट्रंप जो है वो ख़ुसूसन इस बिखरी हुई डिवाइडेड सियासत के नतीजे में आए हैं। तो वो उनका जो हमें अमल नज़र आ रहा है वो वही नज़र आ रहा है जो पहले भी पिछले 3 साल में नज़र आया है, और वो ये है कि वो उस पर आग डालते हैं, क्योंकि उन डिवाइडेड सियासत से ही वो पैदा हुए हैं, उसकी वजह से पैदा हुए हैं, उनकी जो सपोर्ट बेस है, उनके जो हिमायती हैं वो भी उस डिवाइडेड सियासत की वजह से आते हैं। तो यकीनन जो हमें इस वक्त बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल नज़र आ रही है अमेरिका में, वो उस डिवाइडेड सियासत की एक इलामत है। ये हमने पहले भी देखा, ये सिर्फ हमने खुसूसन देखा हमने नस्ली मसाइल पे, खुसूसन जिसको वाइट सुप्रेमिसिस्ट कहते हैं उनकी राइज की वजह से, लेकिन ये सिर्फ उसकी वजह नहीं है, हमें हर चीज़ में ये नज़र आता है। आदिल नजम साहब, थोड़ा सा हट के ये भी बता दीजिए कि सदर ट्रंप और अमरीकी हुकूमत ने जिस तरह कोरोना के मामले को हैंडल किया, इस पर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। एक तासुर ये है कि अमरीका कोरोना से निपटने में टोटली नाकाम रहा है, तो क्या अमरीका के अंदर भी ऐसा ही तासुर है, ये बताइए। अमेरिका की परफॉर्मेंस और सदर ट्रंप की परफॉर्मेंस को अलग रखना इसलिए चाहिए कि अमेरिका का जो सिस्टम है वो फेडरल ऐसा है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उन स्टेट लेवल पे होती है। तो आप अमेरिका को ऐसे समझेंगे ये 50 ममालिक हैं, उनमें से कुछ ने जो है मसलन न्यूयॉर्क जो है जिसका बहुत बड़ा टोल था, लेकिन उनका एक्शन कहीं बेहतर रहा, और कहीं दूसरी जगह जो एक्शन है वो कहीं ज़्यादा कमज़ोर रहा। लेकिन मेरे ख्याल में यकीनन सदर ट्रंप जो है उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत से सवाल उठेंगे, और सबसे पहले तो इलेक्शन में उठेंगे। इलेक्शन जो है वो नवंबर 2016 में 2020 इस साल में होनी है, और यकीनन ये एक सवाल होगा। लेकिन ये भी याद रहे कि जो ट्रंप साहब के अपने जो उनके हामी हैं वो जो हैं वो पूरे उनके हामी हैं, ये जो मर्जी कर लें वो उनके साथ ही खड़े रहते हैं। लेट्स सी क्या होता है नवंबर 2020 में। अमरीकी सदारती इंतखाब भी है, क्या इसका असर जो है उसमें नज़र आता है, और पर्टिकुलरली कोरोना वायरस से किसी भी हुकूमत ने किस तरह से इसको हैंडल किया, और उनके हामियों ने जिन रियासतों में सदर ट्रंप के हामी गवर्नर्स तैनात हैं उन रियासतों का क्या रिएक्शन रहा, उस पर भी सवालात उठेंगे। थोड़े से कंपैरिजन्स होने चाहिए, और ऑब्वियसली वोटिंग ईयर है तो उसके बाद ही वोट्स किए जाएं। मियां नवाज शरीफ की बात करते हैं, और मियां नवाज शरीफ की ताज़ा तस्वीर ने नया सियासी पेंडोरास बॉक्स जो है वो खोल दिया है। लंदन के होटल में बहू और पोती के साथ चाय पीते तस्वीर वायरल हो गई, और नून लीग और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान के दरमियान क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली एक लफ्जी जंग जो है वो छिड़ गई है। फवाद चौधरी ने लिखा कि ये तस्वीर हमारे निज़ाम इंसाफ, कानून, इंतज़ामिया और अदालती निज़ाम का मुंह चढ़ा रही है, ये उनका कहना था। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि झूठ बोलकर बाहर जाने वालों ने कौम को बेवकूफ़ समझ रखा है। मरीम नवाज शरीफ ने भी ट्विटर पर खामोशी तोड़ते हुए कहा कि मेरे वालिद की तस्वीर का मकसद तशहीर नहीं तज़लील था, जो मुखालफिन को हर बार की तरह उल्टा पड़ गया। मुखालफिन ने नवाज शरीफ को मारने की पूरी कोशिश की, मगर अल्लाह ने उन्हें बचाया। मियां नवाज शरीफ की बात अपनी जगह, लेकिन सवाल तो पैदा हो गया है कि नवाज शरीफ की सेहत अब कैसी है, क्या वो वतन वापस आकर मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये खबर भी आई कि नवाज शरीफ के ज़ाती मौलज डॉक्टर अदनान भी पाकिस्तान आ गए हैं, और इसका मतलब है कि क्या मियाँ साहब को अब ज़ाती मौलज की ज़रूरत नहीं रही है। बहुत से सवाल उठ रहे हैं, तो इसी पर बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम
मरीम औरंगजेब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मरीम साहिबा। मरीम साहिबा, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि मियां नवाज शरीफ की तबीयत इस वक्त कैसी है, क्योंकि अपेरेंटली तस्वीर में उनके मुखालिफिन को तो वो बिल्कुल सेहतमंद नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने सोचा इंसान की अंदरूनी हालत तो वही जानता है। आप बताएं कि उन्हें किस किस्म के तिब्बी मसाइल का सामना है इस वक्त। अभी भी उनको मेडिसिन्स देकर उनका जो प्लेटलेट काउंट है उसको मेंटेन किया जा रहा है, और जैसा कि आपको मालूम है कि उनकी कार्डियक इंटरवेंशन होनी थी, और जो लंदन है यूके, उसमें जो कोरोना है वो एपी सेंटर है यूरोप का भी और यूके का भी, और जिसकी वजह से वहाँ 24 मार्च को तमाम लॉकडाउन हो गया था और हस्पताल बंद हो गए, और NHS ने तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को टेक ओवर कर लिया था, जिसकी वजह से ये सर्जरी जो है उनकी कार्डियक इंटरवेंशन उसको पोस्टपोन करना पड़ा, और अभी भी उनको दवाइयों के ज़रिए उनके प्लेटलेट काउंट को मेंटेन किया जा रहा है, और जो उनकी कार्डियक और किडनी की इंटरवेंशन है उनको भी इलाज के ज़रिए, दवाइयों के ज़रिए उनके लेवल्स को मेंटेन किया जा रहा है। अच्छा मरीम साहिबा, ऑब्वियसली इस तस्वीर के पीछे बहुत सी बातें हो रही हैं, तो इस तस्वीर में बज़ाहिर वो पहले से बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। तो उन्हें मज़ीद किस किस्म के इलाज की ज़रूरत है? एक दफ़ा दोबारा अगर आप दोहरा सकें कि ऑपरेशन वगैरह उनके होंगे, कब होंगे और इसमें कितना वक्त लग सकता है? डॉक्टर्स ही की वजह से, क्योंकि उनको ट्रेडमिल अलाउड नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत चहलकदमी करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि माशरे को हम उस लेवल पर ले आए हैं, सियासत को हम उस लेवल के ऊपर ले आए हैं कि वो शख्स जिसने इस मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया, इस मुल्क के अंदर जितने बड़े मंसूबे हैं, चाहे वो मुल्क को अंधेरों से निकालना हो, 11,000 मेगावाट बिजली हो, मोटरवेज़ हों, शाहराएँ हों, रोड्स हों, वो सब बड़े मंसूबों पर एक ही तख्ती है मोहम्मद नवाज शरीफ की, और जिसकी तस्वीर को पोलिटिसाइज़ करके और किस किस्म की बातें की गई, और मकसद जैसे कि मरीम नवाज साहिबा ने कल ट्वीट भी किया कि मकसद जो था वो तज़लील और तज़यीक थी, लेकिन अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है, और अल्लाह ताला ने उस सब को, उनके प्लान को उल्टा कर दिया जिन्होंने ये शरारत करने की कोशिश की। और मैं यही मशवरा दूंगी कि आइंदा आपको भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, क्योंकि कुलसूम नवाज शरीफ की दफ़ा भी आप सबको याद है कि इसी तरह का मजाक हुआ और इसी तरह की गुफ्तगू की गई, और जब वो फौत हुई तो उसके बाद माफ़िया मांगी गई। मतलब कि ये है कि इंसान को फौत होना पड़ता है, इंसान को मरना पड़ता है यकीन दिलाने के लिए कि मैं बीमार हूँ। तो ये इस वक्त सियासत, क्योंकि कारकर्दगी की सियासत सिफर है मौजूदा हुकूमत की, तो सिर्फ तस्वीर के ऊपर सियासत हो रही है, और उस पर भी सियासत मैं समझती हूँ एक बहुत ही गिरा हुआ अमल है। मरीम, डॉक्टर अदनान साबिक वज़ीर आज़म के ज़ाती मौलज हैं और उनके बैरून मुल्क इलाज के हर लम्हे में उनके साथ भी रहे हैं, तो इस मौके पर उनकी पाकिस्तान वापसी क्या मियां नवाज शरीफ साहब के लिए ठीक है? क्योंकि आप कह रही हैं कि उनको अभी भी प्लेटलेट काउंट्स उनका बड़ा मॉनिटर करना पड़ता है। डॉक्टर साहब को वापस क्यों आना पड़ा? क्या वो दोबारा लंदन जाएंगे या ईद वगैरह के सिलसिले में वापस आए? जी बिल्कुल, डॉक्टर अदनान जो हैं वो पाकिस्तान में भी जितने मराहिल गुजरे और जहाँ जहाँ जो बोर्ड था उसका भी हिस्सा रहे, और मियाँ साहब के वो ज़ाती मालिज हैं बरसों से। और इसी तरह आपने देखा कि लंदन भी वो उनके साथ गए थे, क्योंकि उनको पूरी मियाँ साहब की हिस्ट्री का मालूम है, और यहाँ भी जो इलाज हुआ, और उसके बाद वहाँ भी रहे जितना अरसा मियाँ साहब रहे। और अभी भी जो वो वापस आए हैं उनका एक पर्सनल इशू था, बहुत अर्जेंट था, जो उनको वापस आना पड़ा। उनकी फैमिली है, और अभी वो 4-5 दिनों में वो जो भी अर्जेंट मैटर है उसको ख़त्म करके फ़ौरन रवाना हो जाएंगे। लेकिन लंदन में पूरे इंतज़ामात डॉक्टर अदनान करके आए हैं, जो 4 to 5 डेज़ उनको वहाँ कवर करेंगे डॉक्टर्स, और पूरा मॉनिटर करेंगे जैसे डॉक्टर अदनान करते हैं, और 5 से 6 दिन में वो वापस लंदन चले जाएंगे। मरीम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, और बता रही थी कि उनको अभी भी कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा रहा है मियाँ साहब की सेहत को। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, और बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है हमारे पास, कोरोना मरीजों और उनका इलाज करने वालों की इस्तेमाल शुदा अशिया और तिब्बी फजला ठिकाने लगाने का कोई इंतजाम नहीं है सिंध हुकूमत। अच्छा, इससे पहले आप मुझे ब्रेक में बात बता रही थी ना, डॉक्टर मैरिटिक पेशेंट, आपने समझा कि वही वाली बात बताने लगे, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन ये ज़रा सीरियस बात है, और इस पर आपको बता दें कि सिंध हुकूमत को ये मामला संजीदगी से देखना पड़ेगा। कराची समेत सूबे के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज कोरोना के मरीजों के तिब्बी फजले को गैर साइंसी बुनियादों पर आम मरीजों के तिब्बी फजले की तरह इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे वायरस के फैलाव में इजाफा हो रहा है। और अभी तक कोरोना के मरीजों के तिब्बी फजले को अलहदा से ठिकाने लगाने के लिए इंतजामात तो दूर की बात, महकमे की जानिब से नोटिफिकेशन तक जारी नहीं किया गया। बिल्कुल जो SOPs है वो जो हैं वो नहीं यूज़ किए जा रहे।
और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी अमलन गैर फाल है और इसके एक ओहदेदार का कहना है कि ये काम सिंध हेल्थ केयर कमीशन का है। वफाकी हुकूमत ने कोरोना मरीजों के तिब्बी फुजले को ठिकाने लगाने के लिए गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं, मगर सिंध में उन पर अमल होता दिखाई नहीं देता है। तो सिंध में जहां इतना बढ़ चढ़ कर लॉकडाउन और कोरोना से किस तरह निपटना है उसकी बात की जाती है, वहीं ये जो बड़े बेसिक काम है इस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। मुझे दुख इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि ये साहिल समुंदर पे भी कराची में ये पूरा जो मेडिकल वेस्ट होता है वो मिला था, सिरिंजेस मिली हुई थी, उस पर इतनी बड़ा बहस हुई थी, तबसरे हुए थे, और अब कोविड की भी चीजें मिल रही हैं, तो आप अंदाजा कर लें कि और क्या आपको हो रहा है। पता है कि समंदर चूंकि ज़ाहिर है कराची और इधर ही सिंध और बलोचिस्तान में ही हैं, तो बहुत से समंदर पे जो तहकीक करने वाले लोग हैं वो बड़े परेशान हैं। ओवरऑल दुनिया में वो कह रहे हैं कि जो प्लास्टिक कंटेमिनेशन है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एंड कोविड, क्योंकि हमारा ये प्लास्टिक के लेटेक्स ग्लव्स और इसका इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि समंदर सिंगल यूज प्लास्टिक जी समंदर जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहा है और हो सकता है। कोविड की वजह से ये सारी चीजें उभर के सामने आ गई हैं कि कितनी मतलब हमेशा से ही लोगों ने हमारी जो अर्थ है, हमारी जो दुनिया है, उसको कितना फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। अब चीजें उकड़ के सामने आ रही हैं। कोरोना की वजह से समंदर मुतासिर हो रहा है क्योंकि जितना प्लास्टिक फुजला है, पर्टिकुलरली ये ग्लव्स वगैरह और ये मास्क वगैरह जो है सब समंदर में जा रहे हैं। अच्छा जी, इस पर हमने बात भी करनी है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सिंध में कोरोना मरीजों और उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स के इस्तेमाल शुदा मास्क, ग्लव्स और दीगर तिब्बी फुजला जो है वो मुनासिब तौर पर ठिकाने ना लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। बिल्कुल हम पूरी एक हमने खबर बताई है। तो इस तरफ ये चीज़ माहौलियात के लिए तो ख़तरा है ही, लेकिन तिब्बी तौर पर इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, ज़रा आप आगाह कर दें। जी हाँ, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू है और बहुत ही एक सीरियस मामला है। और हमने पहले भी कोरोना के आने से पहले भी ये बात की है कि जो हॉस्पिटल वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, और वो हॉस्पिटल का जो वेस्ट है वो डोमेस्टिक वेस्ट के साथ मिलके वो बहुत सारा प्रॉब्लम कर रहा है। लिहाजा अब चूँकि कोरोना वायरस का एक बहुत बड़ा इशू है और हमने बारहा इसके फैलाव के बारे में बात की है, और ये फैलाव इस तरह से भी हो रहा है कि जब कोई हम मास्क या कोई और ऐसी चीज़ें जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो आइसोलेशन के अंदर जो पेशेंट है, जो क्वारंटाइन में जो लोग हैं, उनका जो डिस्पोज ऑफ अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है तो ये बहुत सीरियस मामला है। और मैं समझता हूँ कि इसको प्रॉपर डिस्पोज होना चाहिए ताकि ये बीमारी एक से दूसरे में ना लगे। ख़ासकर मैं समझता हूँ कि जो 30,000 स्कैवेंजर्स हैं जो ये कचरा चुनते हैं लड़के शहर में, अगर कराची शहर की बात की जाए तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो सकते हैं। बिल्कुल, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और हमें भी इन लोगों का जो जैनिटर स्टाफ पर्टिकुलरली कचरा चुनने वाले जो सड़कों पर हैं वो तो हैं ही, और हम ऐसे ही बेदर्दी से मास्क और ग्लव्स अपने सड़कों पे फेंक देते हैं, सड़क किनारे फेंक देते हैं, और वो जो अस्पताल में जैनिटर स्टाफ है उसको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं और करना चाहिए भी। शू रैप्स भी आपको पता है ना, जूतों के भी वो रैप्स आना स्टार्ट हो गए, वो भी हर जगह गिरे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तिब्बी फुजले को बेहतर अंदाज में डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाए? अब सिंध हुकूमत और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को क्या करना चाहिए? कुछ आप अगर इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई कर सकें तो। देखिए, इसका जो प्रॉपर तरीका तो वो है इंसिनरेटर। आप इसको अच्छी तरह से इसको जलाते हैं, इसको जो राख होता है इसको भी दफन किया जाता है। लेकिन जहाँ इंसिनरेटर है, ये तमाम फुजला जिन जिन जगहों पे इसके हॉस्पिटल के वेस्ट हैं, अगर उन अस्पतालों में अगर इंसिनरेटर अवेलेबल नहीं है, दस्तयाब नहीं है, तो जहाँ अवेलेबल है उसको वहाँ ले जाकर उसको प्रॉपर तरीके से बर्न आउट किया जाए, ताकि ये जो जरासीम इसके अंदर है वो मुकम्मल तौर से उसको ख़त्म हो जाए और उससे किसी और को ना लगे। और इसमें मैं समझता हूँ कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का बड़ा किरदार है, उनको अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से पूरी करनी चाहिए। दैट्स वन वे। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स का एक ये शिकवा भी सामने आया था कि मरीजों और डॉक्टर्स को मिलने वाले पीपीईज की कमी तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन जो मिल रहा है उसकी क्वालिटी पर भी ऑब्वियसली कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है कि वो इतने अच्छे और इफ़ेक्टिव नहीं है जितने होने चाहिए। तो क्या ये मसाइल कुछ हल हुए? जी हाँ, काफ़ी हद तक हल तो हुआ है, लेकिन अभी तक जो है मुकम्मल ये सलूशन नहीं आया है। और मैं समझता हूँ कि मैंने सिंध में भी बात की है
मैंने अभी थोड़ी देर पहले बलूचिस्तान में भी बात की है अपने दोस्तों से, तो उनका कहना यही है कि मिलना शुरू हुआ है। पंजाब के भी लोगों ने मुझे बताया है कि मिलना शुरू हुआ है, लेकिन उसके क्वालिटी का भी एक प्रॉब्लम है और उसको भी देखा जा रहा है। मैं दरख्वास्त करूंगा आपके तवस्सुस से कि इसको हुकूमत जो है ये प्रॉपर बनाए। समझना इस बात की है कि ये एक रेगुलर सप्लाई है। ये डॉक्टर्स जो हैं ये अभी जो है उस पीपीई को उसको धो के, जो गाउन है उसको धोकर और उसको वॉश करके पहनते हैं दोबारा, जो कि इसको इस तरह नहीं करना चाहिए। चूँकि अब ये हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चर हो रहा है ये तमाम गाउन्स खासकर, तो हुकूमत को चाहिए कि ये वाफिर में मकदार में अपने जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाए। बिल्कुल सही आप बात करें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सजाद। और पर्टिकुलरली जो कोरोना वार्ड्स में काम करने वाले डॉक्टर हैं उनको तो बिल्कुल रीयूज़ नहीं करनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि उस पर ज़ाहिर है कंटेमिनेशन का ख़तरा है। वही आप दोबारा से पहन रहे हैं, यू नेवर नो कि आप इतने कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट में होते हैं। एज फार एज वी आर टॉकिंग अबाउट कोरोना वार्ड्स, जो बाकी दीगर वार्ड्स डिपार्टमेंट्स हैं अस्पताल के, अगर वहाँ पर कोई इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पर आप गालिबन मे बी यू कैन रीयूज़ और यू मे रीयूज़, लेकिन कोरोना मरीजों के साथ इन टच आने वाली चीज़ों को तो नहीं रीयूज़ होना चाहिए। खास तौर पे आम लोग भी जब अपना जो वेस्टेज घर का होता है उसको भी डिस्पोज ऑफ कर रहे हो और उसमें आपने अगर मास्क और ग्लव्स भी डाले हुए हैं तो प्लीज़ जस्ट डोंट थ्रो देम एनीवेयर। मतलब उसको आप अपने थैलों में डाल के थैला सील करके फिर आप कचरे के जो भी एरियाज हैं या जो बिन्स हैं उनमें फेंकें। जस्ट डोंट थ्रो देम अराउंड। तो ये SOB भी प्लीज़ आप हाँ, बड़ी आपने अच्छी बात की है कि एक छोटी थैली नहीं होती, प्लास्टिक वाली थैली होगी, आप उसमें अपने ग्लव्स और मास्क जो भी आप, हम भी जैसे बाहर जा रहे हैं वापस जाएंगे उसमें बंद करके अपने घर के डोमेस्टिक कचरे में डाल दें, ताकि जिसने भी वो कचरा उठाना है उसका डायरेक्ट हाथ ना पड़े उन चीज़ों पे। क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी ये स्टाफ होता है जो कचरा चुनता है, या इवन जो भी म्यूनसिपैलिटी की तरफ से या दीगर बोर्ड की तरफ से जो लोग आते हैं, उन्होंने कोई ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं पहना होता। दैट इन इटसेल्फ इज अ ट्रेजेडी कि उन्होंने क्यों नहीं पहने होते। कितना हाई रिस्क है। मतलब कोरोना तो अभी आया है, वो तो वैसे ही बेचारे इतने हाई रिस्क थे कि क्या क्या और इन्फेक्शंस और चीज़ें निकल आती हैं कचरे में से। लेट्स हेल्प देम प्लीज। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। मारूफ अदाकार हुमायूं सईद ने इंस्टाग्राम पर आवाम से कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करने की अपील की है। वैसे हुमायूं सईद साहब की रमज़ान से पहले भी एक वीडियो आई थी जिसमें बहुत तलकीन कर रहे थे। उसके बाद पूरा रमज़ान वो एक शो में बहुत से लोगों के साथ गेम्स खेलते हुए मैं नजर आए। और हुमायूं सईद की मैं बात कर रहा हूँ इटसेल्फ। वो भी मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि अभी ये 2 दिन पहले ये ग्लव्स उतार रहे थे और बता रहे थे कि लंदन नहीं जा रहे हैं शूटिंग के लिए, लेकिन उसके बाद कोई एक झमघट्टे में, जिसमें मुझे नहीं समझ आ रहा था कहाँ SOPs का ख्याल रख रहे थे ये लोग, करीब भी लोग खड़े होते थे, उसमें आउटसाइडर्स भी आते थे, चलो अब तो वो सारा कुछ भी किया। लेकिन नहीं, जो आप कहते हैं वो आपको फॉलो भी करना चाहिए। वेरी ट्रू, तो मैसेज बता दें। लेकिन अब ये हुमायूं सईद साहब इंस्टाग्राम पे मैसेज दे रहे हैं कि करें जी। और आपको पता है कि ड्रामा इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोगों को मुतासिर किया है, इंक्लूडिंग समीना हुमायूं की जो प्रोडक्शन है, गालिबन जो अलीज़े और नुमान समी और यासिर नवाज वगैरह जो एकदम से सारे मुतासिर हुए। दैट्स ट्रू। हमने वैसे रमज़ान में देखा है कि टीवी पे बहुत से लोग, मतलब इतनी उनकी डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन एटलीस्ट चलो अब सीख जाएं। अब तो ये यही कह रहे हैं कि प्लीज़ लोग आपस में ना मिलें, केसेस बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और भी खबर आपको बतानी है, वो ज़रा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वैसे इससे, लेकिन उसके लिए एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद आएंगे। सुबह हम बाबर अली पे पिक्चराइज हुआ एक गाना याद कर रहे थे, बड़ा जबरदस्त फिल्म थी जीवा। और क्या गाने थे जीवा के, अनवर रफ़ी साहब ने गाया। और बाबर अली के हम बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, हम आगे बढ़ेंगे। किस तरह से बात निकली, एक्चुअली हम पुराने पीरियड ड्रामों का तस्करा कर रहे थे जो PTV की अपनी प्रोडक्शंस हुआ करते थे और हम सब ने देखे और क्या ज़बरदस्त काम होता था। फवाद चौधरी साहब का इसरार है कि गैर मुल्की ड्रामे, जिसकी आजकल एक है, पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए तबाहकुन साबित हो सकते हैं। वैसे आई वंडर कि लोगों को अब क्यों एहसास हो रहा है कि गैर मुल्की ड्रामे तबाह क्यों, क्योंकि गैर मुल्की ड्रामे तो इससे पहले बहुत आगे चल चुके हैं और बड़े हिट हुए हैं और हमारे ड्रामे भी साथ साथ चल रहे हैं। आई डोंट नो ये डिबेट वैसे क्यों उठी है। आपको याद है मेरा सुल्तान एंड इश्क ममनू एंड ऑल दोस ड्रामास। और ये तो चलो जो 2-4 फेमस के आप नाम ले रहे हैं, उसके अलावा इतने ज्यादा अब तो चाइनीज ड्रामे भी ट्रांसलेट होकर पाकिस्तान में आ रहे हैं। सो एनीवे जी, मुकाबले की फ़िज़ा पैदा किए बगैर हमारी इंडस्ट्री कैसे बेहतर होगी, वफाकी वज़ीर ये भी बता दें तो क्या ही बात हो। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का तुर्क ड्रामे के खिलाफ बयान सामने आया है। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट पे कहा कि हैरान हूँ कि PTV दूसरे ममालिक की प्रोडक्शन पर फ़ख्र महसूस कर रहा है। ये उनका कहना था। आप लोगों को पाकिस्तान की प्रोडक्शन पर तवज्जो देनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो दीगर गैर मुल्की ड्रामे पाकिस्तान की प्रोडक्शन को बर्बाद कर देंगे। अच्छा, हैरान मैं इस बात से इसलिए हुई हूँ क्योंकि फवाद चौधरी पहले तुर्क ड्रामे की हिमायत में कई ट्वीट्स कर चुके हैं।
पहले ये करते थे, ही वाज फॉर इट, अब सडनली उनका जरा चेंज ऑफ हार्ट हुआ है। उन्होंने सोचा इस बारे में। या फवाद चौधरी से पहले अदाकारा रीमा और अदाकार शान भी तुर्क ड्रामे को नशर करने की मुखालिफ थे और मुखालफत कर भी चुके हैं वेरी पब्लिकली। सवाल ये है कि मकामी सतह पर भी ऐसे ड्रामे तैयार ना हो और दरामद भी ना किए जाएं तो इससे इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा? इस पे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ओपिनियंस हैं, इसी पे फवाद चौधरी साहब से भी हम बात करेंगे। लेकिन एक तो ये कि स्टेट रन चैनल से इस तरह के प्रोडक्शन का ऑन एयर होना और उसको किस तरह ग्लोरीफाई किया गया है। पीटीवी पे ज़ाहिर है और भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, उसको इतना प्रमोट नहीं किया जाता जितना इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को किया गया। उस पर ज़रा सवालात ज़्यादा पैदा हो रहे हैं कि एक चीज़ आपने लेके चला दी, लेकिन आप उस पर इतनी बात करें कि वो एक इटसेल्फ मुद्दा बन जाए। हमारे यहाँ ये ड्रामे होते नहीं थे, कुछ झलकियां भी आपको दिखाएंगे, एक लॉन्ग लिस्ट है। ये चले फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया जॉय साहब। तो साहब आपका कहना है कि गैर मुल्की ड्रामे पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है, तो ऐसा क्यों अब लगना शुरू हुआ है आपको अचानक से? देखिए, मैं जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था तो उस वक्त मैंने पूरा एक पॉलिसी पेपर बनाया था जिसमें लोकल इंडस्ट्री की रिवाइवल के लिए। उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में आता है वो ये है कि हमारे जो ड्रामे हैं जो इंपोर्ट करते हैं हम, वो बहुत सस्ते पड़ते हैं यहाँ पर टेलीविजन को या इंडस्ट्री को चलाने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे ही आप देख लेना, फॉर एग्जांपल अगर तन्हाइयाँ है या धूप किनारे है, सोना चांदी है, ये ड्रामे हमारे लिए तो उनकी कमर्शियल वैल्यू यहाँ पे नहीं है। सो अगर हमें बाहर कोई बहुत सस्ते भी देगा, 5-7 लाख में भी देगा, तो हम बेच देंगे और वो वहाँ पे चल जाएंगे। इसी तरह से ये जो ड्रामे ज़्यादातर पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं, ये पुराने 2 साल 3 साल 4 साल पुराने ड्रामे हैं और इनकी इंपोर्ट के ऊपर टैक्स नहीं है। सो हो ये रहा है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जो पाकिस्तान की अपनी जो ड्रामा इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री है, वो इंपोर्टेड जो ड्रामाज हैं उनके साथ compete नहीं कर पाती। इसीलिए मैंने ये लिखा था प्रपोजल में, उस वक्त असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, कि ये जो ड्रामे की इंपोर्ट है इसके ऊपर टैक्स किया जाए ताकि हमारी जो बनाने वालों का, पाकिस्तान के अंदर जो बनाने वालों की कॉस्ट है और बाहर से लेने वालों की कॉस्ट जो है वो बराबर हो। और जो बैन नहीं होना चाहिए, बैन किसी पे भी चीज़ पे भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका ड्रामा अच्छा है बाहर से तो वो बाहर वाला चलेगा, लेकिन ये है कि कॉस्ट तो हमारी इंडस्ट्री की बराबर हो। ये तो नहीं कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल ही उसको हम इसके ऊपर जो है वो डिस्क्रेडिट हो जाए और वो फिजिकली ना रहे बिजनेस वाइज और बाहर के ड्रामे जो है वो आके सारा मेला लूट लें। अच्छा, यानी वैसे आपको कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकली आपको लगता है कि ये वायबल नहीं है। फवाद चौधरी साहब आपसे ये भी पूछेंगे कि पीटीवी माजी में बहुत से तारीखी ड्रामे बनाता रहा है, कुछ झलकियाँ भी आपने दिखाई हैं, हमारे कई फिल्में भी ऐसी ही हैं, तो ये एक और बहस होगी कि वो ड्रामे हमारी तारीख से कितना करीब तर थे। लेकिन इस बहस का फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब वो ड्रामे भी नहीं बनते, तो लिहाजा अब हम ये क्या बात करें। तो आप पीटीवी को एक ज़माने में हेड भी करते रहे हैं, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान टीवी पर ऐसे ड्रामे दोबारा बनने चाहिए? देखिए, सब कुछ बनना चाहिए। जाहिर है कि हिस्ट्री के ऊपर जो है वो हमें वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर हिस्ट्री। हमारे तो बहुत एक जो तारीख है उसके ऊपर हमें फख्र होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो 80s के बाद तो हमने पूरी एक तो हमने ये किया कि हमने तो अपनी तारीख 1947 से शुरू करते हैं और उससे पहले हम कहते हैं कि हमारी तारीख ही नहीं थी। तो वो तो एक अलग बहस है, एक पूरा डायलेमा है। लेकिन जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो तो देखें, ये पीटीवी वगैरह जो अभी कर रहे हैं उनकी तो स्टैंडर्ड्स बड़े लो हैं और उसकी वजह ये भी है कि पीटीवी पे 10-15 साल से एक ही माफिया छाया हुआ है और वही माफिया जो है वो उसको कंट्रोल करता है। लिहाजा ना उसकी को आप देखिए, अभी तक तो बिजनेस प्रपोजल ही वो नहीं बना पाए कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं। सो अब तकरीबन 2 साल हो गए हैं हमें भी, तो कोई बेहतरी उसमें उस तरह से तो नहीं आ सकी। तो लिहाजा ये एक पूरी एक लंबा बहस है जिसके ऊपर मैंने पूरी कोशिश की थी और हमने रिवाइवल का भी एक पूरा प्लान बनाया था और उसको ही मेरा ख्याल है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। शबीर फराज साहब आए हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, बड़े डायनामिक आदमी है, मुझे उम्मीद है कि वो इस चीज़ों को देखेंगे।
चलें आई गेस आप शिबली फराज साहब से भी अपना वो प्लान शेयर कर लें। आई एम श्योर कि सिंस यू गाइस वर्क टुगेदर, टीम है आपकी पूरी, तो आप लोग इसकी बेहतरी के लिए कुछ मिल के कर सकते हैं। फवाद साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक ड्रामा है जिसने पाकिस्तानी टीवी देखने वालों को एक नया फ्लेवर दिया है और अब नाजरीन को ये फ्लेवर लोकल कॉन्टेंट में भी ज़ाहिर चाहिए होगा। तो क्या हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसी प्रोडक्शन दे पाएगी? क्योंकि अगर मुझे लगता है इतनी मैसिव प्रोडक्शन कोई कर सकता है तो वो स्टेट रन चैनल कर सकता है, बिकॉज जिस टर्किश ड्रामे के कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात कर रहे हैं, इट इज़ अ वेरी कॉस्टली प्रोडक्शन, इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट। देखिए, हमारे लोगों के टैलेंट के ऊपर तो मुझे कोई जो है वो डाउट नहीं है। पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, हमारे बहुत ज़बरदस्त लिखने वाले हैं, म्यूज़िक हमारा बहुत जो है वो ज़बरदस्त है, बहुत रिच है। और हाँ, ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी उसमें बहुत गुंजाइश है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो आप उसमें जो है वो पार्टनरशिप्स कर सकते हैं। सो मुझे तो पाकिस्तानियों में स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मैं कभी उनको यकीनन टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे जहन में तो ऑलरेडी नाम गर्दिश करना शुरू हो गया कि अगर किसी वक्त प्रोजेक्ट बनाने का मौका आए तो किस किस को शामिल किया जाना चाहिए। फवाद चौधरी से बात करते हुए इन्होंने पीटीवी का माफिया का भी जिक्र कर दिया। आई एम सो टायर्ड ऑफ हियरिंग दिस माफिया टर्म। इट इज इन योर हैंड्स, आप लोगों के हाथों में कि ये माफिया तोड़ें। और आपने खुद ही कह दिया, पीटीवी हो, पीआईओ, कहीं भी हो। खत्म हो गया। We'll see you tomorrow. Good to see you tomorrow. Have a great day.